के वक्ता है अहमदाबाद के डॉक्टर जैन पुरोहित साहब, जो आयुर्वेद ज्ञान के बारे में गोष्ठी करेंगे। गोष्ठी भाग 2। तो डॉक्टर जैन पुरोहित साहब से विनती है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी सर, नमस्कार। अखिल भारतीय आयुर्वेदाचार्य ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद ज्ञान गोष्ठी भाग 2 में आज हम वक्तव्य शुरू करते हैं। तो विषयांतर के ऊपर वक्तव्य शुरू करता हूं। हमारी भारतीय आयुर्वेद परंपरा और परंपरा के अनुसार कोई भी वक्तव्य के पहले हम हमारा शिष्टाचार, हमारी आचार संहिता के हिसाब से आयुर्वेदा मां वनस्पति को वंदन करेंगे और शांति मंत्र के साथ वेबिनार की शुरुआत करेंगे। ओम आयुर्वेदाय नमः। ओम आयुर्वेदाय नमः। ओम आयुर्बलं यशोवर्च प्रजा पशुनवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेघांच त्वन्नो देहि वनस्पतये। त्वन्नो देहि वनस्पते। ओम शांति शांति शांति। ज्ञान गोष्ठी भाग 1 में वैद्य और मरीज के साथ मरीज को कैसे विश्वास दिलाएं और मरीज को विश्वास होने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है, इस विषय के पर चर्चा हुई। तो वही विषय के ऊपर थोड़ा आगे बढ़े। यहाँ पर गैस, एसिडिटी, कब्जी यानी कॉन्स्टिपेशन, उसके ऊपर चर्चा हमने अगले वेबिनार में बताई। भगवान की कृपा से जैसे ही मरीज को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, अच्छा परिणाम मिलता है, तो हमारे पास अन्य रोगी भी आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी समय हमारे पास सभी रोगों का ज्ञान का अध्ययन करना होगा। आज तो हमारे पास ज्ञान का भंडार यानी हमारा ग्रुप है, जो आधुनिक युग के चरक, सुश्रुत, सारंधर जैसे हमारे गुरुवर जैसे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अविरत धारा से निष्काम कर्मयोगियों जैसे ही हम कोई भी मरीज का रिपोर्ट
ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं तो तुरंत ही विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा शुरू हो जाती है। उनके लिए क्या लिखना, उनके लिए लिखने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आजकल हर बिजनेस के अंदर फॉर्मूला को एक मोनोपोली की तरह सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ग्रुप का वही तो हमें फायदा मिलता है कि आने के साथ खुद अपना अपना मंतव्य शुरू कर देते हैं और कहीं न कहीं किसी से प्रयोग से मरीज को अच्छा आरोग्य प्राप्त होता है। ये भी एक धर्म कार्य ही है एक तरीके से सोचे तो। ये ज्ञान देने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। व्यये कृते वर्धते विद्याधन सन्न संपदा। विद्याधन एक ऐसी चीज है कि जितना उसको बांटे इतना ही वापस मिलता है। तो विद्या ज्ञान रूपी धन हम सब में बांटते हैं और हम उस सबको धन्यवाद देते हैं। कई बार अच्छे अच्छे प्रयोग आने के बाद भी शायद हम उसको धन्यवाद भी न कह सके, तो फिर भी आयुर्वेद की गंगोत्री बहती रहती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार किसने भी बताई हुई दवा में सामान्य गलती से क्षति भी हो सकती है, तो हमारा कर्तव्य वहां पे क्या है कि जिन लोगों के पास ज्ञान है उसको उनका सुधार करना चाहिए। लेकिन कई बार मेडिसिन के बारे में संशय होता है, तो उस समय कई सवाल पैदा होते हैं और कई बार हम उनकी पूछताछ भी शुरू करते हैं। कितने मरीज को दिया, क्या परिणाम मिला, हो सके तो उसकी पोस्ट शेयर कीजिए, वैसी बातें शुरू हो जाती हैं। इससे अच्छा यह है कि यहाँ हमारा विवेक की व्यवहार होना चाहिए और शायद लिखने में कोई गलती है तो उसका सुधार करना चाहिए। तो पूर्वरत हमारे विषय की ओर मुड़े। जैसे जैसे हमारी कार्यशैली आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कई लोगों को हम अच्छे करने की क्षमता हमारे में बढ़ेगी, वैसे ही मरीज बढ़ते रहेंगे। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के मरीज आना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज कोई भी जगह पे एक मरीज को अच्छा परिणाम प्राप्त होता है तो तुरंत ही समाज को, सभी को बताते हैं कि वो वैद्य के पास में गया था, ये चिकित्सक के पास में गया था तो मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो ये सुनते ही, जैसे ही मैंने बताया अगले वेबिनार में कि हमारा व्यवहार अच्छा होने से 50% मरीज तो वहीं अच्छा हो जाता है और उसको विश्वास संपादन होने के बाद मेडिसिन का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। श्रद्धा विश्वास रूपेणो, ये मैंने बताया। तो यहाँ पर हम होमवर्क ही कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अभी जो वेबिनार भाग 1, 2 इसमें हमें प्राइमरी जो 7वीं कक्षा तक हम पढ़ते हैं वैसा ही हम वेबिनार शुरू रखेंगे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और बाद में कॉलेज तक पहुंचेंगे।
रात्रि को 1 घंटा हमें यही काम करना है। सुबह से शाम तक जितना ग्रुप में जो आए हैं नुस्खा, उसका एक लेखन कार्य शुरू करना चाहिए, क्योंकि ग्रुप के अंदर आए हुए प्रयोग एक एक ग्रुप में 25, 50, 100 तक पोस्ट शेयर करते हैं, तो उसी समय हमें याद होता है, लेकिन दूसरे दिन वो दिमाग में नहीं रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो किसी ने स्वानुभूत प्रयोग दिखाए हैं, जो प्रयोग कहीं मरीज के ऊपर हो चुके हैं और उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, या तो कोई भी वनस्पति के बारे में हो, तो उसका भी रात को हमें लेखन कार्य शुरू करना चाहिए। और जो उसके साथ हमारा स्वानुभूत प्रयोग क्या है, उसको भी बराबर पढ़ने के बाद दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए कि अगली बार मैंने ये मरीज को ये दिया था और ग्रुप में ये इसके अंदर थोड़ा सुधार हुआ है, तो वो सुधार जितना किया है वो और हमारा प्रयोग दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें प्रयोग को सुधारना चाहिए। इससे ही हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। आज की मैं एक बात बताऊं तो आज हमारे पास हमारे ग्रुप के आदरणीय डॉक्टर केडी प्रसाद साहब आए थे। हमारे पास तो कुछ दिन पहले फोन आया था कि सर एक मरीज को बवासीर है, तो बवासीर का उसको मैंने प्रयोग दिया था। तो आज उनका प्रभाव के बारे में उसने ग्रुप में भी रखा है। ये नुस्खा हजारों मरीज के ऊपर प्रयोग हो चुका है और 90% तक उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जो प्रयोग हैं, केडी प्रसाद साहब ने पूरा उसका नुस्खा अपना वनस्पति कैसे कैसे बनाए और उसका उपयोग कैसे करें, वो भी हमारे ग्रुप में रखा है। तो ये प्रयोग असफल नहीं है। आप भी ऐसे प्रयोग के ऊपर विश्वास रख के अपने क्लिनिक के ऊपर भी बोर्ड रख सकते हैं, क्योंकि उसका जो परीक्षण करना था तो हमारे पूर्वाचार्यों ने, आचार्यों ने, सभी ने कर चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन साथ में एक बात ख्याल रखें कि कोई भी परीक्षण करने के बाद दिया गया प्रयोग 80% ही होता है। तो गलती से हम इसको गारंटी ना समझ लें। साथ साथ में कहीं लोगों को अच्छा भी हो जाता है। दूसरा मेरा एक प्रयोग बच्चेदानी में जो गांठ होती है, पीसीओडी, चॉकलेट सीस, वो प्रयोग भी बहुत मरीज के ऊपर हो चुका है और कई महिलाओं को ऑपरेशन से बचाया है। तो ये प्रयोग हमारे ग्रुप के अंदर भी कई लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। आदरणीय कर्मवीर जी ने बहुत मरीज को अच्छा किया है। तो मरीज भी बहुत आएंगे आपके पास, क्योंकि स्वानुभूत जो प्रयोग हैं बहुजन हिताय, बहुत परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये बात यहाँ करने की इच्छा इसलिए हुई है कि जो प्रयोग सफल हैं उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें और वो प्रयोग का परिणाम के बारे में हमारे मरीज को भी बताएं। जो सत्य है वो सत्य कहने से भी मरीज को डॉक्टर के ऊपर, हमारे वैद्य के ऊपर, हमारे आचार्यों के ऊपर एक विश्वास संपादन होता है।
वृकोदर पथरी, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का भी बहुत अच्छा प्रयोग हमारे आदरणीय डॉक्टर रामतीर्थ राजपूत सर जी ने दिया था। तो वैसे ही साध्य रोगों, कष्ट साध्य रोगों का सिर्फ 10 जितना प्रयोग अच्छी तरह से अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ मरीज के तक पहुंचाए और ऐसे प्रयोग से मरीज को अच्छे करें। थोड़े टाइम में आप एक प्रसिद्ध वैद्य भी बन सकते हैं। प्रसिद्धि की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं कि आज हमारे देश की सभी जनता में सभी पैथियां और अपना आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई हैं। कहीं लोग सभी जगह पे डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं होता है, और कोई भी जगह से, यहाँ पे मेरा कोई पैथी से विरोध नहीं है, अच्छा होता है तभी वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत अपने दिल से उसको एक आनंद प्राप्त होता है कि चलो मेरे को एक अच्छा हो गया। तो ये अच्छा होने से हमें किसी का एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, माउथ पब्लिसिटी से एडवर्टाइज आगे बढ़े। तो ऐसे कार्य कब हो सकता है कि हम खंत से एक भगवान को प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमें सभी लोगों की सेवा का लाभप्रद करे। यहाँ पर मेरा आप सभी के लिए एक प्रेम है, आप सभी का उतना ही प्रेम आप मुझे दे रहे हैं और मुझे मिलता है। तो यहाँ पर मैं किसी को ज्ञान बांटने नहीं आया हूं, लेकिन इसी तरीके से प्रैक्टिस करने से हमारे छोटे से छोटे वैद्य भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और अपना निभाव कर सकें। यहाँ पर जो हमारे ग्रुप में से और मेरी ओर से जो प्रयोग है दिया जाता है, ये हमारी महत्ता नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, ड्यूटी बनता है कि मेरे परिवार में भी सभी सुखी संपन्न होना चाहिए। फिर एक बार दोहराता हूं, मरीज को इतना रोगों के बारे में नॉलेज दीजिए कि उनका विश्वास दृढ़ बने। सभी डॉक्टर के पास मरीज आते ही हैं, और एक बात करना चाहता हूं कि वही कोई भी ग्रुप के अंदर कोई भी प्रयोग दिया गया हो तो वो प्रयोग सिर्फ ग्रंथ आधारित भी नहीं होता है, कहीं शास्त्र हमारे कभी गलत नहीं होते हैं। कोई एक एक वनस्पति एक एक ग्रंथ से अलग अलग जगह से लेने के बाद उसका एक नुस्खा तैयार किया जाता है और उसका कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो हमारे अखिल भारतीय ग्रुप में नुस्खा के बारे में भी बहुत चर्चित विषय रहा था। हमारे जितने भी प्रयोग हैं वो शास्त्रीय हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारा ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है, फिर भी उसको भी नुस्खा ही कहा जाता है, क्योंकि नुस्खा का अर्थ कुछ इसी तरह से है। जिस कागज के ऊपर चिकित्सक और वैद्य के द्वारा रोगी के लिए दवाई लिखने हैं और दवाई लेने का तरीका लिखा जाता है, उसको नुस्खा कहा जाता है। जो दवा लिखी है वो स्वानुभूत भी हो सकती है, शास्त्रीय भी हो सकती है,
और कई हमारे आचार्यों से दी गई भी होती है। तो कहने का यहाँ पर यही कि कोई भी प्रयोग में कमी हो तो उसको सुधारने की कोशिश करें, इसका उपहास ना करें। पूरा श्रुश्रुत और चरक संहिता पढ़ने के बाद उसमें से 10% भी पूरा करने में एक जिंदगी खत्म हो जाती है। जो ज्ञान है, तत्व है। धन्यवाद है सभी को। ज्यादातर जिनके पास ज्ञान हो वो वंदन करने की लायक भी है, लेकिन जो भी प्रयोग हैं, जो नुस्खा है, उसको हम अच्छी तरह से उसका उपयोग करें। यहाँ पर जो मैंने पीसीओडी, सीट्स और पाइल्स का जो प्रयोग दिया है वो एक एक ग्रंथ में से स्थित किया है। कोई भी एक ग्रंथ के अंदर ये लिखा नहीं होगा कि इतनी इतनी दवाई देने से सफल प्रयोग बनता है। फिर भी ये प्रयोग अलग अलग ग्रंथ से एक एक वनस्पति के धर्म गुण क्या है उसके हिसाब से उसको तैयार किया गया है। मैं तो अज्ञानी हूं, तो भी ये इतना सफल प्रयोग रहा है कि 100 में से 95% लोगों को इसका रिजल्ट मिलता है। फिर भी उसको नुस्खा ही कहा जाता है। नुस्खा का मतलब क्या होता है इसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूं। दूसरी बात, हम सब कर्म के अधीन हैं। साथ साथ में पढ़ाई के बाद भी हमारा भाई एक प्लस पॉइंट होना चाहिए, जिनके बारे में मैं बार बार बता रहा हूं। इसके ऊपर एक सत्य घटना पर आधारित एक एग्जाम्पल कह रहा हूं। 2 बच्चे जूनियर केजी से सीनियर केजी से लेकर 10+2, बाद में बैचलर डिग्री, बाद में मास्टर डिग्री, यानी कि एमडी, हार्ट स्पेशलिस्ट दोनों बनते हैं। एक ही क्लास में पढ़ाई करते हैं, एक साथ रहते भी हैं। दोनों एक साथ अच्छे डॉक्टर बनते हैं, दोनों के पास ज्ञान भी अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में परफेक्ट। एक ही क्लास में पढ़ाई की है, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई की है, दोनों का ज्ञान एक सरीखा है, फिर भी एक डॉक्टर को मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और शहर के, सिटी के ख्यातनाम प्रसिद्ध डॉक्टर की नामावली में वो रहता है। और दूसरा वही उसके साथ पड़ा हुआ है, दोनों का ज्ञान एक सरीका है, फिर भी प्रैक्टिस नहीं चलती है। और छोटे मोटे डॉक्टर को ऑफर करते हैं कि आप पेशेंट भेजिए। आगे का नहीं बताता हूं, आप समझ गए होंगे। तो जिनका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है उनकी मरीज के साथ मरीज को समझाने का तरीका प्लस पॉइंट है। वो कोई हमें कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, वहां पे हम सिर्फ पढ़ाई मिलती है, ज्ञान मिलता है। साथ साथ में तो हम प्रैक्टिस कैसे करें, मरीज को हम टैकल कैसे करें, मरीज को हम आश्वासन कैसे दें। हम यहाँ पे आश्वासन देते हैं, गारंटी नहीं देते हैं। और कितने भी मरीज एक ही प्रयोग से, हमारे प्रयोग से, हमारे ग्रुप के प्रयोग से, हमारे यानी मेरा मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो अल्प ज्ञानी, कितने भी मरीज अच्छा होने के बाद भी हमारा एक समतोल बैलेंस होना चाहिए कि 10 मरीज को 9 में 9 को अच्छा हो सकता है, एक को नहीं भी हो सकता है। कनेक्टेड ऑफ दी, ये अपना ज्ञान के साथ साथ उसका कर्म के साथ जुड़े हुए रहते हैं। साथ में
एक विचार हर दिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम कैसी प्रयोग करें, कैसे शास्त्रीय प्रयोग करें कि मरीज को जल्दी अच्छा हो जाए। और आजकल डिग्री प्राप्त करने में खर्च होता है। एक एलोपैथिक एमडी डॉक्टर कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के खर्च पे बनता है, और एक आयुर्वेदिक एमडी की पढ़ाई भी पूरी करते करते 60 से 70 लाख रुपए का खर्च होता है, तभी पूरी पढ़ाई होती है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक बात ध्यान से हमें सुनने की जरूरत होती है कि मेरा कहना बिल्कुल साफ है कि हमने खर्च कर दिया तो हमें लोगों को लूटना नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत करके अच्छे अच्छे प्रयोग से मरीज को अच्छा करना है। यहाँ पर मेरी एक ही तमन्ना है कि सभी ग्रुप के सभी परिवार, वो मेरा परिवार है और मैं भी परिवार का हूं। तो परिवार कैसे सुखी हो, जो हम सब लोग एक साथ एक चट्टान के ऊपर हर दिन यही सोच करते रहेंगे, तो एक दिन हमारा पूरा परिवार सुखी बनता है। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारा मुख्य विचारधारा यही है रहेंगी कि पूरे विश्वास के साथ मुख्य हमारा हेतु क्या है, चाहे वो हमारा अखिल भारतीय का ग्रुप हो, चाहे वो हमारा गिरनारी ग्रुप हो, तो मुख्य विचारधारा यही है कि पूरे विश्व में आयुर्वेद को आगे ले जाने की हमारी एक ही एम है कि हम आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाएं। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की बात बताई, खर्च की बात बताई, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि हमें कुछ भी करके पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हमें इतना मरीज को अच्छा करें, इतना मरीज को अच्छे करते रहें कि लोगों का ध्यान आयुर्वेद की ओर मुड़े। आज के महंगाई के समय में गांव में भी वैद्याचार्यों कम से कम घर चलाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया लगते हैं एवरेज, किसी को ज्यादा लगता, किसी को कम भी लगता होंगे। और शहर में भी 40 से 50 हजार एवरेज जरूरी है। तो हमें ऐसी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें ज्ञान को इतना आगे बढ़ाना चाहिए, और हमारी प्रैक्टिस के अंदर हमारे हाथ से कोई अनर्थ न हो जाए, और अच्छे अच्छे मरीज को अच्छे अच्छे रोगों के अंदर अच्छे करें। तो ये प्रयोग से ही हमारी प्रैक्टिस अच्छी चले और हम सभी परिवार सुखी रहे। साथ साथ में एक दूसरे को सहकार भी देना जरूरी बन जाता है। ये बात यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूं, यहाँ पे आज हमें बातें ही करनी है, रोगों के बारे में बातें नहीं करनी। परिवार, समाज के साथ कैसे हम आगे बढ़े और लोगों की सुखाकारी को कैसे आगे बढ़ाए, वही बातें करनी है। तो एलोपैथिक प्रैक्टिस के अंदर सहकार की बात मैंने जो यहाँ बताई कि एक दूसरे को सहकार देना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी साइकिल एलोपैथिक में दिखाई देती है। एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, वो भी उसको अच्छा करने की कोशिश करता है, उससे अच्छा नहीं होता तो उसको स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं। स्पेशलिस्ट को पूरा प्रयत्न करने के बाद अच्छे नहीं होते हैं तो उसके ऊपर सीनियर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। ये एक उनकी चैनल रहती है। इसी तरह से हमें भी हमारे पास आने वाले मरीज को हमसे शायद अच्छा न हो, तो वैसी तरह से हमारे नजदीक के कोई भी वैद्याचार्य, आचार्य
हमारे परंपराधिक, जिसके पास ये जो रोग है, उनकी प्रसिद्ध मेडिसिन है, उसके पास भेजना चाहिए। आज थोड़ा ज्यादा बोला हूं, लेकिन इनके पीछे मेरा प्रस्ताव गलत भी नहीं है। पहली बात, हमारी प्रैक्टिस परमात्मा को समर्पित होनी चाहिए, आयुर्वेद को समर्पित होनी चाहिए। और हमारा जो ज्ञान, कोई भी आज कोई भी पेथी के अंदर एक जन्म के अंदर हम पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, तो इसका हमें ईगो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद के ऊपर हमारा गर्व जरूर होना चाहिए। यहाँ पर और मुख्य विषय की ओर चले। हमारा विषय ही है ज्ञान गोष्ठी, और वो भी आयुर्वेद की। तो हमारे ईश्वर तुल्य महान ऋषि चरक जी को भी याद करें। चरक संहिता अध्याय 1 में 40वां एक बहुत बहुमूल्य श्लोक हमारे प्रातः स्मरणीय चरक जी ने बताया है। हिताहितम सुखम दुख आयुस्तस्य हिताहितम मानस्य तत्व त्रयोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। हिताहितम सुखम दुखम, अर्थात हित आयु जीवन के अनुकूल, अहित आयु जीवन के प्रतिकूल है। सुख आयु स्वस्थ जीवन एवं दुख आयु रोग अवस्था। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानस्य तत्व यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। बहुत अच्छा इस श्लोक के अंदर हमारे चरक जी ने हमें बताया है। आयुर्वेद विश्व में विद्यमान, जिसके हमारे प्रशिष्यता हम अपने जीवन शैली का विश्लेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आयुर्वेद यति बोधयति हितम आयुर्वेद, अर्थात जो शास्त्र आयुर्वेद का ज्ञान करता है उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर रोगी, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर रोगी दोनों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला विज्ञान को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। कितना भी सफलता के बाद भी हमारे ऋषिवर मंत्र दृष्टा थे। हजारों साल पहले भी हमारे शास्त्र के आदि आचार्य अश्वनी कुमार ने दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर बकरे का सर जोड़ दिया था। सोचिए, बहुत सोचने लायक बात है। कई बार आज हम बताते हैं कि हम विज्ञान के अंदर कितना आगे बढ़ गए, हमारा साइंस कितना आगे निकल गया है, लेकिन प्राचीन काल के जो क्लोनिंग, जो ट्रांसप्लांट करते थे, उसके आगे आज भी हमारा विज्ञान बालक है। सोचने की बात है ना कि दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर बकरे का सर जोड़ दिया, तो आज हमारी आधुनिक सर्जरी में ट्रांसप्लांट ह्यूमन टू ह्यूमन कर सकते हैं, लेकिन एनिमल का मनुष्य में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो प्राचीन काल के हमारे और हमारा आयुर्वेद कितना महान होगा, इसका एक जीवंत उदाहरण है, दृष्टांत है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि अश्वनी कुमारों से यह विद्या इंद्र ने प्राप्त की। इंद्र ने धन्वंतरी जी को सिखाया। राजा दिवोदास धन्वंतरी के विष्णु अवतार
कहा गया। धन्वंतरी ने चरक श्रीसुत को दिया। अत्रि और भारद्वाज भी आयुर्वेद आचार्य थे और उनके भी 6 शिष्य थे। अग्निवेश, भेद, बाणकर्ण, पराशर, शिरपाणी, हारित, श्रुसुत और चरक, ये सभी महान ऋषियों ने, महापुरुषों ने ज्ञान का अलग अलग प्रकार से अलग अलग चिकित्सा की फैकल्टी बनाई, अलग अलग निर्माण किया। इसमें से हमारे जो पराशर ऋषि हैं, पद्म पुराण के हिसाब से पराशर ऋषि ने ग्रह चिकित्सा का भी अभ्यास किया। किसी ने पाताल यानी खनिज शास्त्र का भी अभ्यास किया। कई लोगों ने सृष्टि के ऊपर वनस्पति शास्त्र का भी अभ्यास किया। तो आयुर्वेद का उद्देश्य स्वस्थ प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगी को रोग से रक्षा करना, यही उद्देश्य है। और इनके लिए कितने साल, अभी आज तो हमारे साइंस के हिसाब से बताते हैं कि भाई आयुर्वेदिक सारवार 5000 साल पुरानी है। तो दक्ष देवों और दैत्यों हुए, उसको कितने साल हुए हमें मालूम नहीं। इसके पहले भी हमारी चिकित्सा थी, आज भी है और रहेगी। यहाँ पर आयुर्वेद का 2 उद्देश्य है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा करना और रोगी व्यक्ति के विकारों को दूर करना और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करना। तो उद्देश्य एक, स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे। तो हम कई बार बोलते हैं कि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है कि रोगों को पैदा ही नहीं होने दे। रोग पैदा होने से पहले ही हम उसकी सारवार करें। यह स्वास्थ्य व्यक्ति की बात हुई, स्वास्थ्य अच्छा करना। तो सभी के पास ये नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता था। तो कहीं बातें हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारे प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की परंपराओं में धर्म के साथ जोड़ दिया। और कहीं जगह पे हमारे ऋषिवर ने, हमारे प्राचीन वैद्य समाज ने, उपाचार्यों ने, आचार्यों ने कहीं भी व्यक्ति का स्वास्थ्य के लिए उसकी रक्षा कैसे करेंगे उसके बारे में बहुत अच्छा मेहनत उठाया और समाज को निरोगिता प्रदान की। उनके लिए शरीर की और प्रकृति के अनुकूल देश, काल, ऋतु आदि का विचार करके नियमित आहार, विहार, व्यायाम, शौच, स्नान, शयन, जागरण आदि गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का पालन करवाया। संकटमय कार्य से बचना, प्रत्येक कार्य विवेक पूर्वक करना, मन और इंद्रियों का नियंत्रित रखना, देश, काल, ऋतु आदि परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने शरीर आदि शक्ति और अशक्ति का विचार कर कोई कार्य करना, मल मूत्र आदि के उपस्थिति वेगों को न रोकना। जो चीज आज हम धर्माचार्य बताते हैं वही चीज हमारे पूर्वाचार्यों ने स्वस्थ रहने के लिए हमारे आयुर्वेद के अंदर भी उसका बहुत बड़ा योगदान दिया है कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि से बचना। ज्यादातर यह हमें धर्म के अंदर ही सुनने को मिलता है आजकल। पहले तो हमारा सिर्फ आयुर्वेद के साथ ही सब जुड़ा हुआ था और आयुर्वेद ही एक धर्म है और सभी धर्म के अंदर आयुर्वेद जुड़ा हुआ है।
तो अहंकार आदि से बचना, समय समय पर शरीर में संचित दोषों का निकाल करना, वमन, विरेचन आदि के प्रयोग से शरीर को शुद्ध करना, ये सब स्वास्थ्य रक्षा का साधन है। ये स्वास्थ्य व्यक्ति का स्वस्थ के बारे में बताया गया है। और रोगी व्यक्ति के विकारों को कैसे निर्मूल करें, कैसे निर्मूल करके रोगी की जिंदगी सुधारें, कैसे उसको रोग में से मुक्त करें और उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। वही उसको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करवाना ही वैद्य का धर्म होता है। धर्म का हमारा उद्देश्य है, वो वही वैद्य धर्म है। तो आज आयुर्वेद ज्ञान गोष्ठी में रोगी को कैसे स्वास्थ्य करें और स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, कैसे सुधारें, ये बात रोगी के बारे में बात हम आगे कर चुके हैं भाग 1 में। और आज शुरुआत में भी हमने वही बात बताई कि रोगियों को हम कैसे अच्छे करें और स्वस्थ वाले का स्वास्थ्य को हम कैसे सुधारें। ये है हमारा वैद्य का धर्म है और यही समाज के अंदर सुखिनो भवन्तु, सभी को सुखी करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो परम कृपाणु परमात्मा को प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमारे पास आने वाले सब मनुष्य को स्वास्थ्य प्रदान करे और प्रभु हमारे पर इतनी कृपा करें कि जीवात्मा की सेवा करने का हमें मौका मिले। आयुर्वेद के अंदर अथर्ववेद का मैंने बीच में बात बताया, तो ज्योतिर्वेद, आयुर्वेद और तंत्रवेद, अवकाश में से ज्योतिर्वेद, उसमें से आया ग्रह शास्त्र, पृथ्वी के ऊपर आए वनस्पति शास्त्र, और पाताल से तंत्रवेद में से आए खनिज शास्त्र। तो अवकाश के ग्रहों के अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे ज्योतिषाचार्य के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से उसको कैसे भस्म का उपयोग करें, नवग्रह का जन्म कुंडली के स्थान के हिसाब से आयुर्वेद की दृष्टि से हर ग्रह की भस्म चिकित्सा कैसे धारण करें और कौन सा ग्रह का मूल कार्य क्या है, इसके बारे में हम आयुर्वेद ज्ञान गोष्ठी भाग 3 में बात करेंगे। और आज भगवान को प्रार्थना करें, हे परम कृपाणु परमात्मा सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर भाग 2 का मैं मेरा वक्तव्य पूरा करता हूँ और आगे थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। किसी को सवाल है तो पूछिए।
जी अनिल जी कहाँ पे हो? यहीं पे नहीं हूँ सर, सर। जी जी बोलिए बोलिए। जी जाने सर, कोई सवाल? तीर्थ ने ना ना काही सवाल नहीं। जी जी सर। राम हाँ तीर्थ राम तीरथ ने जी, क्या सवाल है आपका? हाथ ऊंचा किया। राम तीरथ जी ने आते बराबर सवाल हाथ ऊंचा किया, बोलिए बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव लाल। नमस्कार। आयुष्मान भवा। असल में मैं जुड़ रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन शामिल नहीं हो पा रहा था। अभी शामिल ओ हुआ हूँ। काफी कोशिश विफल हो रही थी हमारी। बराबर बराबर। नेटवर्क होगा आपका, क्योंकि आपका आपका एक बार भी इसमें वो दिखा नहीं। जी लेकिन गुरुदेव ये तो 2 दिन से अपना लिंक डाला हुआ था, तो उस तब भी आपने प्रयास किया था कि जोड़ने का? अभी कुछ ऐसी कंप्लेंट आ रही है, पता